डिस्फेजिया। ठीक है, ही इज अ डायग्नोस्ड केस ऑफ कार्सिनोमा इसोफेगस, शेड्यूल्ड फॉर सर्जरी। आपके पास वेट आपको दिया गया होगा, हाइट दे दी गई होगी, और आपको वो बोलेंगे कि कैलकुलेट करें बीएमआई कितना है इसका। कभी कभी नहीं भी देते, पेशेंट आपके साथ होता है एक सैंपल में उस, और बोलते हैं उसका वेट लो। वेट मशीन आपको देते हैं और इंच टेप होती है, वहाँ पे आपने मेजर करना होता है, और उसके बाद आपने जो है बीएमआई कैलकुलेट करना होता है। सो फर्स्ट टास्क आपका है कि बीएमआई कैलकुलेट करें। डॉक्टर कुलसुम, बीएमआई का फॉर्मूला। सर इसमें जो है वो वेट इन केजीज एंड हाइट इनटू मीटर स्क्वायर, फिर उनको डिवाइड करते हैं तो वेट इन केजी इंटू हाइट इंटू मीटर स्क्वायर, डिवाइड किससे हाँ, करते हैं? वेट को हाइट से नहीं डिवाइड करते। हाँ, वेट को हाइट से डिवाइड करते हैं। मैं समझा आप बोल रहे हैं वेट इंटू हाइट बोल रही हैं आप। ठीक है, वेट इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर्स स्क्वायर्ड। ठीक है, ये सिंपल फार्मूला है आपके पास। उसके बाद कभी कभी वो आपको बोल देते हैं कि बीएमआई कैलकुलेट करने के बाद मिड आर्म सर्कमफ्रेंस पेशेंट की कैलकुलेट करें। मिड आर्म सर्कमफ्रेंस आपकी टॉक्स में ना भी बोले तो आपकी एटलीस्ट लॉन्ग शॉर्ट केस में तो आ ही जाती है। लॉन्ग केस में अगर आपके पास ये का कोई भी केस हो तो उसमें अपनी न्यूट्रिशनल कैलकुलेशन में बीएमआई, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस, ईकॉग स्टेटस, ये सारी चीज़ें पूछनी है। तो मिड आर्म सर्कमफ्रेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लैंडमार्क्स क्या है? डॉक्टर कुलसुम, आर यू सर देयर? इसकी जो बोनी प्रोमिनेंसेस हैं, ऑरिजिनल प्रोसेस और रेक्टोमिन प्रोसेस, उन दोनों को से की मेजरमेंट, और उसके मिड में जो है वो हम जो है ना हेलो। सर्कुलर। हेलो। आवाज। जी जी। और उसकी मिड जो होती है दैट इज मिड आर्म, और उसके फिर सर्कमफेरेंस हम मेजर कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। आपने जो है दो बोनी प्रोमिनेंस लेनी है, एक तो एक्रोमियन, शोल्डर बोन की एक्रोमियन जो है वहां से लेके, और ऑर्लिक्रेनॉन प्रोसेस, एल्बो। ठीक है, इन दोनों के बीच में बिल्कुल इनके सेंटर पॉइंट में आपने लेना है। और कितना होता है नॉर्मल मेल और फीमेल में? 24 टू सर 25। 22 है फीमेल में, ट्वेंटी। और मेल में जी। 23 के अराउंड नॉर्मल है। ये जो यूरोपियन सोसाइटी की क्लासिफिकेशन है उसके हिसाब से ये दोनों में थोड़ा सा फर्क है, यूरोपियन और उस पर भी आगे आते हैं जो इसके गाइडलाइंस फॉलो होते हैं यूरोपियन और अमेरिकन सोसाइटी के। लेकिन एवरेज जो हमारा ये यूरोपियन जो हमारे पास फॉलो होता है उसमें मेल का 23 सेंटीमीटर से और फीमेल का 22 सेंटीमीटर। अच्छा, बीएमआई का ये फार्मूला भी आपके पास आ गया, एक एग्जाम्पल आपके पास है। ठीक है, उसमें आपने जो है क्लासिफिकेशन वो आपसे नेक्स्ट पूछेंगे, डब्ल्यूएचओ क्लासिफिकेशन जो उसकी है। तो चार ग्रेड उसमें है। एक तो आपके पास है जैसे ये सैंपल हमने कैलकुलेट किया हुआ है 16.3 का इसका बीएमआई बन रहा है, और 16.3 के हिसाब से ये अंडर वेट में आ रहा है। ठीक है, 18.5 से नीचे हो तो अंडर वेट, उसके बाद 18.5 से 24.9 तक ये नॉर्मल में आता है, 25 से 30 जो है वो ओवर वेट है, और 30 के बाद ओबेसिटी के तीन क्लास हैं फिर। ठीक है, तो 30 के बाद ओबीस है, 30 to 35 जो है वो क्लास 1 है, 35 to 40 जो है क्लास 2 है, और 40 से अबव जो है वो क्लास 3 मॉर्बिडली ओबीस जो होता है। ठीक है, तो जैसे ये पेशेंट है हमारा वो अंडर वेट में आता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है जो है हमारे पास क्वेश्चन है कि कौन कौन से पैरामीटर्स यूज होते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ दिस पेशेंट, ऑफ एनी पेशेंट। अच्छा, एक आपको और चीज़ ये बताता जाऊँ। ठीक है, एग्जाम में टाइम आपके पास शॉर्ट होगा तो आपने कैलकुलेटर आपको वैसे प्रोवाइड किया जाएगा फॉर मेजरमेंट, लेकिन उसमें जो है आपने कुछ ये चीज़ें स्क्वायर जो है ना आपको याद हो तो आपके लिए इजी हो जाएगा। जैसे हमारे पास एवरेज हाइट चलती है वो 1.65 या 1.7 की होती है। ठीक है, 1.6 से आपकी अगर एग्जाम में 1.6 की हाइट का बंदा आ जाए तो आपको उसका स्क्वायर ऑलरेडी याद हो, 2.5 उसका स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, 1.65 की हाइट है तो 2.7 बन रहा है, 1.7 है तो उसको राउंड अबाउट 3 कर लें, और 1.75 में भी 3 है, और ऐसे ही 1.8 हो तो 3.25 की आपकी उसकी जो स्क्वायर बनती है। तो एग्जाम में आपने जो है जल्दी से कैलकुलेट करना है। आपके पास अगर हाइट आ गई तो आपने बस वेट डाला डिवाइडेड बाय, अगर 1.6 की हाइट है तो 2.5 से डिवाइड कर लिया। ठीक है, 1.7 या 7.5 की हाइट है तो 3 से डिवाइड कर लिया। बीएमआई कैलकुलेशन जल्दी में निकालने के लिए, ये स्पेशली जब लॉन्ग केस भी आप कर रहे हो उसमें भी, या इवन आपके पास टॉक्स में आपको फार्मूला याद होना चाहिए।
लेकिन कैलकुलेशन में आपको एक स्टेप ताकि कम हो जाए और आप जल्दी कैलकुलेट कर लें, तो ये आपको स्क्वायर जो कॉमन है हमारे पास, यही चार हाइट्स हैं, पांच जो कॉमनली हमारे पास आ रही होती हैं, तो उसको आप एटलीस्ट जल्दी में आप कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि पैरामीटर्स जो हैं, व्हाट आर द पैरामीटर्स यूज टू कैलकुलेट द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ अ पेशेंट। जी डॉक्टर कुलसुम, कौन कौन से पैरामीटर्स यूज जी, करते हैं हम न्यूट्रिशन में? यही है, स्किन फोल्ड देखते हैं और पेशेंट का बीएमआई चेक करते हैं ठीक है, बीएमआई हो गया, और और न्यूट्रिशनल स्टेटस। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, ये है, इसमें आपने जो है बेसिकली ABCD फॉलो करना है। ठीक है, इसे याद करने के लिए ABCD निमोनिक बनाया हुआ है। ए से आते हैं आपके एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स, ठीक है, बी से है बायोकेमिकल टेस्ट, सी से क्लिनिकल फाइंडिंग्स, और डी से जो है डाइटरी हिस्ट्री। ठीक है, ABCD, ये आपने एग्जामिनर को भी ऐसे ही बताना है कि आई विल स्टार्ट विथ एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट, then I will do some biochemical tests and clinical findings and जो उसकी पेशेंट की हिस्ट्री है उससे हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो एंथ्रोपोमेट्रिक्स में क्या क्या आ जाता है, ये आपकी मेजरमेंट्स है सारी, जो है आइडियल बॉडी वेट आ गया, स्किन फोल्ड थिकनेस आ गया, और सरकमफ्रेंस आ गया। ठीक है, सरकमफ्रेंस जो इमेडाम सरकमफ्रेंस वगैरह, फिर BMI आता है इसमें, बोन मिनरल डेंसिटी, बायो इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस एक होती है हमारे पास। तो ये चीजें जो हैं, आपके जो मेजरमेंट के टूल्स हमारे पास हैं, वो सारे इसमें आ जाते हैं एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट में। बॉडी वेट, BMI, स्किन फोल्ड थिकनेस, सरकमफेरेंस, और बोन डेंसिटी हो गया स्किन, और बायो इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस। बायो इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस क्या होता है, किसी को पता है? नहीं पता किसी को? बायो इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस बेसिकली आपका ये होता है कि हम मेजर करते हैं कि बॉडी में जो है फैट मास कितना है, और फैट फ्री मास कितना है, और टोटल बॉडी वाटर कितना है। ठीक है, एक यूं समझ लें कि समझने के लिए कि हम करंट पास करते हैं बॉडी से और देखते हैं कि वो कितनी जो है देर में ट्रेवल करता है बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, तो उससे आपको आइडिया हो जाता है कि बॉडी का जो करंट का फ्लो है वो वाटर में कितना तेज होता है। आपको एक सेट वैल्यूज होते हैं कि वाटर में कितना है, फैट है तो उसमें से कितना है, प्रोटीन है तो उसमें से कितना जा रहा है। ठीक है, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी करंट की ट्रेवलिंग की, उससे आपको एक रफ आइडिया होगा कि इसका इतना स्लो जा रहा है, मतलब इसमें जो है फैट कंटेंट ज़्यादा है। ठीक है, या इसमें जो है फास्ट जा रहा है तो इसमें टोटल बॉडी वाटर ज़्यादा है। एक बेसिकली टेस्ट है बायो इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की स्पीड देख के अंदाज़ा लगाते हैं कि व्हाट आर द प्रोपोर्शंस ऑफ फैट और फैट फ्री मास, या फिर बॉडी वाटर कितना है। ठीक है, ये एंथ्रोपो मेजरमेंट के टूल्स हैं कुछ। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते इसका, लेकिन आपको एटलीस्ट BMI आना चाहिए, स्किन फोल्ड थिकनेस की मेजरमेंट का पता होना चाहिए, और अपना जो है मिड आर्म सर्कमफ्रेंस जैसे उसका पता होना चाहिए। अच्छा, स्किन फोल्ड थिकनेस कैसे देखते हैं? वर्नियर कैलिपर से करते हैं ना मेजर। हाँ, ये वर्नियर कैलिपर से मेजर होता है। ठीक है, तो उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, लेकिन वो आपके मेजरमेंट से पूछते नहीं है वर्नियर कैलिपर, वो आपको नहीं देते, वो हमें यूज़ करना भी इतना नहीं आता, तो उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, लेकिन वो करने को नहीं देंगे आपको। करने को जो है BMI करना आना चाहिए, और जो है मिड आर्म सर्कमफ्रेंस करना आना चाहिए। फिर नेक्स्ट जो आते हैं ABCD। ठीक है, तो बी है बायोकेमिकल टेस्ट, उसमें कुछ बायोकेमिकल टेस्ट हमारे पास हैं, जैसे एल्ब्यूमिन हो गया, ठीक है, ट्रांसफेरिन हो गया, प्री एल्ब्यूमिन हो गया, CRP हो गया, और आखिर में जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं। ठीक है, ये चार चीजें आपकी बायोकेमिकल टेस्ट में आ गए, लैब्स में आ गए बेसिकली। फिर आपकी आती है क्लिनिकल हिस्ट्री में, क्या क्या देखें, ABC में सी क्लिनिकल हिस्ट्री। ठीक है, क्लिनिकल हिस्ट्री में पेशेंट को हेयर लॉस होगा, स्केली स्किन होगी, ओरल सोर्स होंगे, फैट लॉस या मसल वेस्टिंग होगी, तो ये आपके पास कुछ क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं जिनसे आपकी असेसमेंट होगी। और आखिर में है फिर डाइटरी हैबिट्स। ठीक है, डाइटरी हैबिट्स में पेशेंट की क्या ईटिंग हैबिट्स हैं, पेशेंट को डायरिया की हिस्ट्री है, वॉमिटिंग की हिस्ट्री है, और उसमें आपके पास फिर क्वेश्चन आते हैं कुछ, जो ये सेट क्वेश्चन होते हैं कुछ हॉस्पिटल्स में, जो कि आपने फिल करने होते हैं, तो उससे आपको आइडिया हो जाता है कि पेशेंट की डाइट एडिक्वेट है इनएडिक्वेट है, किस उसमें आती है। ठीक है, तो ये तो चार डॉक्टर साहब, मेजर्स। जी, ये एंथ्रोपोमेट्रिक में और क्लिनिकल में क्या मतलब क्या कैसे डिफरेंशिएट करें, वही चीजें आप
क्लिनिकल नहीं, में देख रहे क्लिनिकल हैं। में देखें, क्लिनिकल असेसमेंट है आपकी पेशेंट में, आपको क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या क्या मिल रही हैं, जैसे हेयर लॉस हो गया, स्केली स्किन हो गया, ओरल सोर्स हो गया, ठीक है, ये आपकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन की फाइंडिंग्स हैं। और जो ओके। एंथ्रोपोमेट्रिक है, एंथ्रोपोमेट्रिक मतलब बेसिकली आपने जो है नंबर्स के साथ, ठीक है, नंबर्स के असेसमेंट, नंबर्स में सारी चीजें आ जाती हैं, जो कि कितने सेंटीमीटर क्या है, कितना किलोग्राम वेट है, कितना हाइट है उसकी मीटर्स में। तो ये सारे एंथ्रोपोमेट्रिक का बेसिकली मकसद यही है कि आपका नंबर्स की सारी असेसमेंट, जो उसके नंबर असेसमेंट है, ठीक है, वेट की असेसमेंट, स्किन फोल्ड थिकनेस, सरकमफ्रेंस, बीएमआई, और इम्पीडेंस होती है, ये सारी चीजें कि कितना परसेंट उसका जो है फैट है, कितना परसेंट उसका वाटर है। तो ये सारी एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स में आती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर एक एनर्जी यील्ड आपको याद होना चाहिए, फैट्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का और प्रोटीन का कितना होता है वो पर ग्राम। कार्बोहाइड्रेट का 4 होता है ना। कार्बोहाइड्रेट का 4 होता है, और उनका 9 नो। फेट फेट का 9 है और फैट का प्रोटीन का 9 है, 4 है। प्रोटीन का भी 4 है सर। हाँ, प्रोटीन का बेसिकली 3.4 है, कन्वर्ट के जी सर। राउंड ऑफ करके कभी 4 भी बोलते हैं बेसिकली। सॉरी, प्रोटीन का 4 है। ग्लूकोज जो है, कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज, उसका 3.4 है, सबसे कम उसका है, फिर प्रोटीन है, फिर सबसे ज्यादा जो है 9, वो आपके फैट का है, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है सबसे मुश्किल टॉपिक न्यूट्रिशन में जो हमारे पास आ जाता है, उसमें यह है कि आपको वो पकड़ा देते हैं कि भाई ये इसका वेट है, और अब आप निकालो कि इसको आप टीपीएन अब देना है अपने, और इसकी डेली रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करें, और टीपीएन इसकी निकालें कि आप इसको कितने ग्राम प्रोटीन देंगे, कितने ग्राम फैट देंगे, और इसकी जो टीपीएन की कंपोजिशन है वो क्या होगी, ठीक है। तो वो मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूँ उसमें, ठीक है। ये एक स्लाइड आपके पास आ रही है सबको नज़र, हम्म। ठीक है। इसमें अब टीपीएन कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले आपने जो है पेशेंट की कैलोरिक नीड निकालनी है, ठीक है। कैलोरिक नीड पेशेंट की जो है वो टिपिकली होती है एवरेज 25 to 35 किलो कैलोरी पर ग्राम पर डे, ठीक है, एक हम्म। एवरेज नॉन सिक ह्यूमन की, ठीक है। जब सिक होता है तो उसमें फिर आप एक्टिविटी फैक्टर और ये सारी चीजें लगा के वो और बढ़ जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने कैलकुलेट करना है उसकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट, जो कि है 25 to 35, एवरेज हम निकालें तो 30 की बनती है, पहली पहली जो है 70 kg वेट अगर आप निकाल लें एवरेज, और 30 से मल्टीप्लाई करें तो बनता है 2100 किलो कैलोरीज, ठीक है। सबसे पहले आपके पास पेशेंट की कैलोरिक रिक्वायरमेंट आ गई। अब आपने निकालना है उसकी दूसरी जो मेन रिक्वायरमेंट है, वो है कि उसकी डेली प्रोटीन की नीड कितनी है, ठीक है। प्रोटीन डेली हमें चाहिए होते हैं अबाउट 1.2 to 2 ग्राम, 1.2 to 2 ग्राम पर केजी पर डे, ठीक है। इसके बेसिस पे आपने निकालना है कि उसको टोटल एक दिन में कितने प्रोटीन चाहिए, ठीक है। अब 70, अगेन 70 का अगर आप एवरेज लें 70 kg के बंदे को, और 1.2 to 2 ग्राम पर केजी पर डे उसका एवरेज 1.5, ठीक है। तो 70 मल्टीप्लाई बाय 1.5 इज इक्वल टू, ये आपके पास आ गया 105 ग्राम प्रोटीन। तो एक 70 kg के बंदे की डेली रिक्वायरमेंट प्रोटीन की वो है 105 ग्राम प्रोटीन डेली, ठीक है। सबसे पहले ये प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आ गई, उससे आप निकालेंगे कि आपके इस पोर्शन ऑफ प्रोटीन से जो आप उस पेशेंट को दे रहे हैं, उससे उसको कितनी कैलोरीज मिल रही हैं। तो इसमें आपने जो है 105 ग्राम को मल्टीप्लाई करना है विथ 4, जो कि प्रोटीन की यील्ड थी, ठीक है। 1 ग्राम जो है वो आपको 4 किलो कैलोरीज दे रहा है। तो 105 ग्राम्स जो आपको देंगे, 105 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 420 किलो कैलोरीज आपको जो है उस उसमें से मिल रही हैं। नहीं, फिर से बताइएगा, ये 105 कहाँ से आया? 105 जो है आपकी डेली रिक्वायरमेंट है, 1.5 ग्राम प्रोटीन्स हम्म। डेली एक एवरेज बंदे को चाहिए, ठीक है। हम्म। 1.5 वाला समझ गए। जी जी। तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय एवरेज वेट जो हमने लिया हुआ है 70, ठीक है। तो 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस बंदे की कितनी रिक्वायरमेंट आई डेली, 70 मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो उसकी एवरेज रिक्वायरमेंट पर डे आ गई 105 ग्राम्स, ठीक है। ठीक है। और 105 ग्राम्स उसको एनर्जी कितनी देंगे, वो उसको एनर्जी देंगे 420 किलो कैलोरीज की। हम्म। ये आपके पास प्रोटीन का डेली ग्राम रिक्वायरमेंट और डेली किलो कैलोरी रिक्वायरमेंट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आप उसमें ऐड करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। क्या पहले आपने कह रहे हो? कैलोरीज कैलकुलेट कर ली,
कैलोरीज ओके। कैलकुलेट कर ली, फिर प्रोटीन कर ली, और नेक्स्ट अब आप करेंगे कैलकुलेट कार्बोहाइड्रेट और फैट की उसकी रिक्वायरमेंट। ठीक है। फैट्स को जी कैसे मतलब कैलकुलेट आपको करते आवाज हैं? आ रही है? जी जी। अच्छा, मुझे आपसे ये पूछना था, ये तो आपने बताया कि एक 70 kg का पेशेंट है जिसकी ये प्रोटीन रिक्वायरमेंट बन रही है। लेकिन हम्म। लेट्स से अगर हमारे पास 50 kg का पेशेंट आता है, जो ज्यादातर मेल नरिश्ड पेशेंट होते हैं और ये अंडरवेट ही होते हैं, तो ठीक 50 है। अराउंड 60 अराउंड इतना ही इनका वेट बनता है। तो हम्म। उसमें फिर हम प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितनी बनेगी, उसको कैसे मतलब वो निकालेंगे, ये अगेन इसमें अगेन कुछ आप है? वही एवरेज लेंगे ना, 1.2 टू 2 ग्राम आप पर केजी आपको चाहिए, जिसकी एवरेज हमने ली है 1.5 ग्राम। आप यूं मतलब याद वो कर लें कि फिक्स्ड होगा। सही। 1.5 ग्राम पर केजी आपको देने हैं उस पेशेंट को भी। तो उसमें आप क्या सही। करेंगे, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 50 कर देंगे, जो कि मेरे ख्याल में 75 ग्राम पे आएगा। सही। ठीक है, तो 75 ग्राम पे आएगा, फिर उसकी कैलोरीज निकालने के लिए आप 75 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि आपका आ जाएगा मेरे ख्याल में 300 तक। 300। ठीक है, तो उसकी फिर बस जो उसको। वेट का आधा करके वो ऐड कर लें, जैसे 70 का हाफ है 35 ऐड कर लें, 105 हो जाएगा। 60 kg है तो उसका आधा 30 kg ऐड कर लें, वो उसका 1.5 हो जाएगा। 50 kg है उसका आधा 25 कर लें, तो वो 75 ग्राम आ जाएगा। ये एक सिंपल ट्रिक है। सर इससे ये आपने तो जो है। ठीक है। हम्म। सर सर एक हम्म। चीज सिर्फ, वो जैसे आपने जो 1.5 लिया है, तो हम्म। जैसे माल नोरिश पेशेंट है उसको तो प्रोटीन की ज्यादा नीड होती है, तो हम ये 2 की तरफ नहीं ले जाएंगे इसको, या 1.8 की तरफ ले जाने की मतलब वो तो नहीं होगी ट्रिक कोई? अच्छा, उसमें ये है कि जैसे मैंने ऊपर बताया ना, जब आप टोटल किलो कैलोरीज मेजर करते हैं, तो उसको जो किलो कैलोरीज रिक्वायर्ड हैं, जैसे ये 70 मल्टीप्लाई बाय 30 किया हुआ है, इसमें आप मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसका जो एक्टिविटी फैक्टर और ये चीज़ें आ जाती हैं, जो उसकी इसमें एक और कॉन्स्टेंट्स यूज होते हैं, वो मैं बाद में आपको बता देता हूँ। उसमें कॉन्स्टेंट्स यूज होते हैं, जो कि अगर जैसे मेलनरिश पेशेंट है तो उसकी आप टोटल कैलोरिक जो रिक्वायरमेंट निकालेंगे, वो उसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, प्रोटीन रिक्वायरमेंट उसकी उतनी ही होगी, और उसकी जो क्या कहते हैं टोटल किलो कैलोरी रिक्वायरमेंट होगी, वो आप बढ़ा देंगे। ठीक है, तो वो आप आगे मैंने उसको कैलकुलेट करने के लिए आप उसमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को जो है उस हिसाब से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है आपके पास फैट्स आएंगे। आपने प्रोटीन की निकाल लिया, फिर आपने फैट्स निकालना है। फैट्स को हम कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज वाइज। ठीक है, प्रोटीन की आपकी जो नीड है वो ग्राम पर केजी है, और जो फैट्स हैं उसकी आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट है, उसको आपने परसेंटेज वाइज करना है, कि आपकी टोटल जो किलो कैलोरीज हैं, जो कि 2100 हैं इस पेशेंट में जैसे, तो उसकी 20% कैलोरीज आपने फैट में देनी है। ठीक है, तो 20% ऑफ 2100 आपके पास आ गई एक 420 किलो कैलोरीज शुड बी गिवन बाय फैट्स। समझ में आया यहाँ? जी सर, जी सर, बिल्कुल। ठीक है, फैट्स जो है आपने 20% आपकी जो डेली किलो कैलोरिक रिक्वायरमेंट है उसकी 20% फैट से देनी है। और उसको जब 20% ऑफ 2100 निकालेंगे तो आपके पास आ गया 420 किलो कैलोरी। फिर आपने कैलकुलेट करना है कि मैं कितने ग्राम फैट दूं कि उसको 420 किलो कैलोरीज मिल जाए। ठीक है, आप टीपीएन की कंपोजिशन बना रहे हैं ना, आपने पहले प्रोटीन की कर ली, अब आप फैट कैलकुलेट करें। फैट का आपने कैलकुलेट कर लिया कि मुझे फैट से इस टीपीएन में 420 किलो कैलोरीज चाहिए। अब वो कितने फैट से मिलेंगी, उसके लिए आपको 420 को डिवाइड करना पड़ेगा यील्ड से। ऊपर हमारे पास ग्राम्स थे, तो उससे हमने मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे हमारे पास किलो कैलोरी है, तो उससे हमने डिवाइड करना है। 420 को डिवाइड करेंगे 9 से, क्योंकि 9 किलो कैलोरीज आपको 1 ग्राम दे रहा है फैट का, तो टोटल आपके पास आ जाएगा 47 ग्राम्स ऑफ फैट्स। समझ में आया ये? जी सर। ठीक है, अब आपके पास दो चीज़ें हो गई, प्रोटीन आपके पास निकल आए, जो कि हमने निकाले थे 105 ग्राम्स और 420 किलो कैलोरीज, और हमने फैट्स निकाले, जो कि निकले 420 किलो कैलोरीज, और ग्राम्स में वो बन गए 47 ग्राम्स। ठीक है, ये दोनों आपके पास आ गए। अब नेक्स्ट आपके पास जितनी भी कैलोरीज बचती हैं वो आपने कंपनसेट करनी है विथ कार्बोहाइड्रेट्स। बाकी आपकी जो 70% न्यूट्रिशन आपकी आती है, एनर्जी, वो आती है आपकी कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करने का ये है कि जो कैलोरीज बाय प्रोटीन्स और फैट्स जो मैंने लाइन बनाई हुई है, आपको टोटल मिली, उसमें 420 किलो कैलोरीज फैट से मिल गई, और 420 किलो कैलोरीज प्रोटीन से मिल गई। टोटल आपके पास 840 कैलोरीज कैलोरीज जो है वो प्रोटीन और फैट से आ गई। ठीक है, तो अब कितनी कैलोरीज हमारे पास बची? 2100 में से 840 कैलोरीज आपकी फैट और प्रोटीन ने कवर कर ली।
बाकी आपके पास बची 1260 किलो कैलोरीज। ठीक है। अब 1260 1260 जो कैलोरीज हैं, 1260, ठीक है, ये आपने देनी है कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है। अगेन जैसे फैट का हम कैलकुलेट कर रहे थे वैसे ही फिर कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो 1260 कैलोरीज डिवाइडेड बाय 3.4, जो कि उसका यील्ड है 1 ग्राम का, तो उससे आपको मिलेंगे 370 ग्राम्स ऑफ डेक्सट्रोज। आपने तीनों आपके पास ये निकल आएंगी कि आपको जो है प्रोटीन भी कैलकुलेट हो गई इन ग्राम्स और कैलोरीज दोनों में कैलकुलेट हमने कर ली, प्रोटीन भी फैट भी और अब कार्बोहाइड्रेट भी। 1260 कैलोरीज आपने कार्बोहाइड्रेट की देनी है जो कि बनती है 370 ग्राम से। ठीक है। तो सम अप करने के लिए टोटल आपके पास नीचे लिखा हुआ है ये, इन टोटल आपके पास 105 ग्राम प्रोटीन चाहिए, 47 ग्राम्स फैट्स चाहिए और 370 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट चाहिए। ठीक है। इसी को अगर आप कैलोरीज में देखें तो 420 किलो कैलोरीज आपने प्रोटीन से निकाली, 420 किलो कैलोरीज आपने फैट से निकाली और 1260 किलो कैलोरीज आपने कार्बोहाइड्रेट से निकाली। टोटल आपके पास आ गई 2100 किलो कैलोरीज। समझ में आया या ऊपर ऊपर से गुजर गया सबके? नहीं सर, बिल्कुल समझ आ गया सर। आ गया ना? थोड़ी सी मुश्किल है ये याद करना, ये आपको याद तभी होंगे जब आप वार्ड में कैलकुलेट करें। कल परसों और 2-3 दिन जो है ना आप इसकी प्रैक्टिस करें, किसी भी वार्ड में आईसीयू में किसी पेशेंट का वेट लेके, और एक दो कैलकुलेशन आप खुद करके देखें। ठीक है। ये आप करेंगे तो आपको आहिस्ते आहिस्ते याद होंगी। कॉन्सेप्ट आपको बेसिकली याद होना चाहिए कि आपने जो है प्रोटीन ग्राम पर केजी के हिसाब से निकालनी है, जो कि 1.5 आपने एवरेज ली हुई है, 1.5 ग्राम्स पर केजी आपने जो है उससे वेट से मल्टीप्लाई की। और फैट जो है आपने 20% उसकी कैलोरी लेनी है। ठीक है। जो कि एवरेज 70 केजी के बंदे में 420 आती हैं या 47 ग्राम बनते हैं। और कार्बोहाइड्रेट जो है, अच्छा ये आपके पास आ गया उसकी जो क्या कहते हैं कैलोरिक रिक्वायरमेंट। फिर आती है उसकी जो फ्लूइड की रिक्वायरमेंट है, जो आखिरी लाइन लिखी हुई है। आपके पास जो भी बचता है वॉल्यूम, आप उसमें जो है 30 to 40 ml पर केजी के हिसाब से सेलाइन सॉल्यूशन ऐड कर दें। टोटल आपके पास ये टीपीएन की कैलकुलेशन आ गई। ठीक है। इस सबको स्लाइड का समझ मेरे ही ऊपर स्क्रीनशॉट से ले लें। गया है। हम्म। तो सबको समझ आ गई है, सिर्फ मेरे ही ऊपर से गई है। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें और कल वार्ड में इस फार्मूला को फॉलो करते हुए ना हम्म, एक दो पेशेंट्स की आप कैलोरिक रिक्वायरमेंट निकालें खुद। ठीक है। तभी आपको ठीक है। जाके याद होगा कि ये कैसे करना है। ठीक है। हम्म, हम्म, ठीक ये सर। मेन मेन चीजें। और ये वो पूछते हैं टीपीएन की अलग आपके पास टॉक्स में भी स्टेशन आ सकती है, और जैसे मैंने कल उस दिन ईसोफेगस में भी बताया, ईसोफेगस में अक्सर न्यूट्रिशन पे काफी चीजें पूछते हैं वो। मुझसे उन्होंने कराई थी ये चीज एग्जाम में, कि मेरा लॉन्ग केस ईसोफेगस का था। और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे बोला था कि अब ये इसको तुमने बिल्डअप करना है, इसका मुझे बताओ कैसे बिल्डअप करोगे। तो उसको मैंने ये सारी चीजें पेपर पे उसने मुझसे मुझे मतलब नोट करके उसने मुझसे लिखवाई कि आप कितना, इसका वेट इतना है, अब निकालो इसका कितना निकलेगा। और फिर वो जो है उसने थोड़ा सा मेरे लिए इजी कर दिया था उस वक्त, क्योंकि कैलकुलेटर वहाँ पे नहीं था। तो उसने मैं जब फार्मूला से निकाल रहा था ना, तो उसने मुझे बोल दिया चलो अब आप 1.5 को 2 कर लो। ठीक है। इमेजिन कर लो कि इसको 2 कर लो, अब आप मल्टीप्लाई करो। फिर मैंने 50 × 2 किया तो मेरे पास उसका वैल्यू आ गई। जो जो मतलब मैथ को मेरे बेसिकली वो इजी कर रहा था, लेकिन वो देख रहा था कि मैं उसको फार्मूला सही बता रहा हूँ या कैलोरी रिक्वायरमेंट सारी चीज़ें उसको सही करके दिखा रहा हूँ यानी। ठीक है। तो ये याद करना लाजमी है, इसको हल्के में ना लें। इस स्लाइड की स्क्रीनशॉट ले लें और इसकी प्रैक्टिस करें 2-3 बार, तभी आपको याद होगा। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन होगा कि पैरेंटल न्यूट्रिशन की इंडिकेशंस क्या हैं। व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ पैरेंटल न्यूट्रिशन? सर वो जो आपने केस इसोफेगस वाला पढ़ा था, तो उसमें हम्म। वो एक्टिविटी फैक्टर और वो चीज़ें नहीं आएंगी, क्योंकि वो सर्जरी की तरफ जा रहा है, तो उसमें उसका वेट भी कम था, तो उसमें भी मैंने यही मैंने फार्मूला मैंने यूज। नहीं कैलकुलेट किया, मैंने यही फार्मूला उसको बताए थे। मैंने सिंपल उसको मैंने उसको बोला कि इसको मैं बिल्डअप करूंगा टीपीएन से, तो उसने बोला कि कैसे बिल्डअप करोगे, टीपीएन की फार्मूलेशन मुझे बताओ। तो ये बेसिकली क्वेश्चन था टीपीएन की फार्मूलेशन पे, उस पेशेंट के अच्छा। रिलेटेड नहीं था। ठीक है। वो सारे ठीक। फार्मूले भी मेरे वो इसीलिए इजी कर रहा था कि पेशेंट को आप भूल जाओ, मुझे बताओ कि आप टीपीएन कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि अगर फिर उसको भी लगा था, क्योंकि वो जो एक्टिविटी फैक्टर और ये चीजें आते हैं ना, वो तो है ही ऐसे कि 1.3 और 1.4 फिर 1.5 ऐसे करके हैं, तो वो तो और आपके लिए एक मुश्किल चीज आ जाती है कि अब 1.4 को मैं कैसे मल्टीप्लाई करूं। ठीक है।
तो मुझसे उसने सिंपल पूछा कि मुझे बताओ इसका टीपीएन तुमने कैलकुलेट करना है इतने वेट का और ये करके दिखाओ, तो वो मैं पेपर पे उसको करके सारा दिखाता जा रहा था। ठीक सर। ठीक है। फिर नेक्स्ट ये इंडिकेशंस ऑफ पेरेंटल न्यूट्रिशन, क्या क्या इंडिकेशंस हैं जी डॉक्टर राजा, आप ही बता दें। पेरेंटल न्यूट्रिशन कब देते हैं? शॉर्ट गट inability to सिंड्रोम। eat, इन malnutrition. शॉर्ट गट सिंड्रोम में देते हैं सर, जिसमें अनेबल टू टॉलरेट एलिमेंट्रल, मतलब एलिमेंट्रल टॉलरेट ना हो पाए, सीवियर डायरिया हो, सीवियर वोमिटिंग हो, उसमें पेरेंटल न्यूट्रिशन में हम जाएंगे। और ठीक है। शॉर्ट गट सिंड्रोम हो, और ठीक है। ओरली, मतलब वही चीज जिसे सीवियरली वोमिटिंग हो रही है, ओरली मतलब नहीं दे पा रहे, कोई मिसाल के तौर पे कोई कंट्रा इंडिकेशन है, ओरली हम नहीं दे पाए, तो हम पेरेंटल की तरफ जाएंगे। और ठीक है। इसके अलावा, हाँ, Malnutrition. एंट्रल, अगर वो मेल न्यूट्रिशन में भी अगर एंट्रल ही वो ले सकता है तो फिर हम एंट्रल करेंगे, एंट्रल ही कंट्रा इंडिकेशन हो, जैसे कि वही चीजें। इंटरली सी, कंट्राइंडिकेशन हो, सही। जी जी, ठीक है। ये चीजें सर। ठीक है। जी सर। अच्छा, इसमें जो है मैं आपको बता देता हूँ सारी चीज़ें जो जो हैं इसमें, इंडिकेशंस आपने सारी बतानी है। ठीक है। एक तो आपके पास आप शुरू करेंगे ऐसे कि जो उस दिन जैसे बोला था ना कि आपकी टर्मिनोलॉजी थोड़ी जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए इंग्लिश में। तो आपने ये बोलना है कि पेरेंटल न्यूट्रिशन की इंडिकेशन जब आपसे पूछें तो इट इज़ इंडिकेटेड when the patient's gut is unable to absorb the nutrients or it has to be bypassed। ठीक है। तो उसमें सारी फिर कंडीशंस आ जाती हैं कि क्या क्या है। जब जैसे आगे आपके पास बाईपास आ गया तो जैसे आपके पास हाई आउटपुट फिस्टुलाज आ गए, ईसी फिस्टुला आ गया, या ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, आईलीएस आ गया जिसमें आपने गट में कुछ देना ही नहीं है। ठीक है। तो उसमें आपने टीपीएन की तरफ लेके जाना है। और दूसरा आपके पास इसमें आते हैं कि आईबीडी के फ्लेयर अप्स हैं, क्रॉन्स डिजीज है, शॉर्ट बॉवल सिंड्रोम जो मैंने बोला कि एब्जॉर्ब ना कर पाए, तो उसमें आपके मोटिलिटी डिसऑर्डर्स आते हैं सिलेरोडर्मा की तरह, शॉर्ट बॉवल सिंड्रोम आता है, या फिर जो है सेप्सिस की कंडीशंस हो, एक्सटेंसिव बर्न्स हो, और आपने जो है प्रोलॉन्ग जैसे बेसिकली एनपीओ करना हो पेशेंट को मोर देन 5 to 7 डेज, किसी भी कंडीशन में जिसमें आपने पेशेंट को 5 to 7 डेज से ज़्यादा एनपीओ करना है, वो इंडिकेशन एक बन जाती है पेरेंटल न्यूट्रिशन की। ठीक है। पीडियाट्रिक कंडीशंस भी इसमें आती हैं, गैस्ट्रोचिसिस या हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टीनोसिस हो गया, वो भी आते हैं। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोजा आ जाता है। और आखिर में आपके बिल्डअप के लिए, बेसिक बिल्डअप के लिए जैसे कार्सिनोमा इसोफेगस हो गया। और उसके बाद जो है ये सारी इंडिकेशंस आपको मालूम होनी चाहिए। वो 4 5 इंडिकेशन आपसे ज़रूर पूछेंगे, फिर उसके जहन में जो इंडिकेशन होगी उसके मुतालिक आपसे वो सवाल करना शुरू कर देगा। अच्छा, नेक्स्ट वो कभी कभी इससे में पूछ लेते हैं कि इसमें जो है गाइडलाइंस कौन सी फॉलो होते हैं न्यूट्रिशन में और पेरेंटल न्यूट्रिशन में। जैसे मैंने आपको उसका मिड आर्म सर्कमफ्रेंस का बताया था यूरोपियन सोसाइटी का, तो इसमें कुछ फॉलो होते हैं एस्पिन और ई एस्पिन, ये सुने हैं कभी आपने? एक होते हैं हमारे पास ई एस पी ई एन और दूसरा है ASPEN। एक मिनट, स्लाइड पे आ जाता हूँ उस पर। तो एक अमेरिकन लग रही है, एक यूरोपियन लग रही है। हाँ, फर्क यही है, बस फर्क यही है, दोनों आगे सेम है। यूरोपियन सोसाइटी ऑफ पेरेंटल न्यूट्रिशन और अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पेरेंटल न्यूट्रिशन। ठीक है, ये दोनों गाइडलाइंस फॉलो होती हैं। और हमारे पास हमारे सेटअप में जो मोस्टली फॉलो होती हैं वो यूरोपियन सोसाइटी वाली फॉलो होती हैं। ठीक है। जैसे आपका क्या कहते हैं वो था मिड आर्म सर्कमफ्रेंस था, वो भी जो सबको जैसे याद होता है वो ESPN का होता है यूरोपियन का। अमेरिकन वाले में वो फिर जो है क्या कहते हैं जो अपना BMI होता है उसको भी कैलकुलेट करते हैं, और दूसरी चीज़ों को साथ में रखते हुए फिर कैलकुलेट करते हैं कि उसकी मिड आर्म सर्कमफ्रेंस वगैरह कितनी होती है। हमारे पास जो है मोस्टली ये यूरोपियन सोसाइटी की फॉलो होती है। ठीक है। तो यूरोपियन जो सोसाइटी है जो हमारे पास फॉलो होती है उसमें जो है बेसिकली मेल न्यूट्रिशन बेस्ड ऑन 2 मेन क्राइटेरिया, वो 2 क्राइटेरिया को देखते हैं कि पेशेंट का बॉडी मास इंडेक्स कितना है, ठीक है, BMI, और दूसरा उसका अनइंटेंशनल वेट लॉस है या नहीं, कंबाइंड विथ इधर लो BMI और रिड्यूस फैट फ्री मास इंडेक्स, ये जो एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट में था फैट फ्री मास। ठीक है। तो ये जो यूरोपियन सोसाइटी है
वो इन दोनों चीज़ों को रखते हुए फॉलो करती है। और जो अमेरिकन सोसाइटी है वो इसके साथ और भी चीज़ें इंक्लूड करती है, जिसमें रिड्यूस्ड एनर्जी इनटेक हो गया, और लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट, लॉस ऑफ मसल मास, फ्लूइड एक्यूमुलेशन, रिड्यूस ग्रिप स्ट्रेंथ। उसमें क्लिनिकल फाइंडिंग्स भी बहुत सारी आ जाती हैं। वो थोड़ी ज़्यादा डिटेल्ड और थोड़ी डिफरेंट है। हमारे पास जो फॉलो होती है मोस्टली यूरोपियन सोसाइटी की गाइडलाइंस फॉलो होती हैं। तो इन दोनों में जो है इसका पेरेंटल न्यूट्रिशन का भी डिफरेंस है। जो यूरोपियन सोसाइटी है वो बोलती है कि अगर आपके पास 2 डेज 2 डेज से ज़्यादा जो है मसला है डाइट का, जो उसकी टारगेट रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा, उससे कम मिल रहे हैं उसको 2 डेज में, तो आपने पेरेंटल न्यूट्रिशन पे शिफ्ट हो जाना है। और जो हमारे अमेरिकन है वो थोड़ा सा उसको प्रोलॉन्ग करते हैं, अबाउट 8 8 डेज के बाद वो पेरेंटल न्यूट्रिशन शुरू करते हैं। थोड़े से इनमें डिफरेंसेस आपको याद होने चाहिए। पैरामीटर्स चेंज है दोनों में। उसमें सिर्फ बीएमआई और वेट लॉस काउंट होता है। और अमेरिकन में जो है उसमें एनर्जी इनटेक, वेट लॉस, सबक्यूटेनियस फैट, मसल फ्लूइड एक्यूमुलेशन, ग्रिप स्ट्रेंथ, सारे ये सारी चीज़ें जो है वो फॉलो होती हैं। ठीक है। एक डिफरेंस जी सर ये आपके पास ये जो हो गया पैरामीटर्स का। दूसरा डिफरेंस आपके पास। जी हाँ सर, एक चीज पूछनी थी, ये जो हम जी जी। अनइंटेंशनल वेट लॉस का अगर वो पूछते हैं, हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे सर वहाँ पे? हेलो। अनइंटेंशनल वेट हाँ लॉस का ये होता है कि अ, हाँ जी जी, जी। मैं आंसर देना चाहूंगा। अनइंटेंशनल वेट क्या कह रहा था लॉस भाई? ये हो जी जी, कि आप बोले जैसे पहले। जैसे वो कोई बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहा, कोई जिम पे नहीं जा रहा, यानी उसकी कोई इंटेंशन ही नहीं है, और वो कोई डाइटिंग नहीं कर रहा, तो वही उसी को ही हम बोलते हैं अनइंटेंशनल वेट लॉस। देयर इज नो एनी हिस्ट्री ऑफ सेल्फ प्रिटेंड वेट लॉस लाइक एक्सरसाइज, जिम और डाइटरी हैबिट। सही है। ठीक सर, इसमें कोई वो तो हाँ, नहीं होता बेसिकली वही 6 आपका मंथ लफ्ज या? है, इंटेंशनल ना हो। ठीक। वो नहीं वो नहीं, जो वो आप वेट लॉस की पूछना, डेफिनेशन एक में आता है कि सेकंड, उसको आप वेट लॉस लेबल करेंगे या नहीं करेंगे। जी जी। 6 मंथ वाला वो है सिग्निफिकेंट वेट लॉस जो आप पूछना चाह रहे हैं। सिग्निफिकेंट वेट लॉस हो ग्रेटर देन 10 kg ऑफ वेट लॉस इन लास्ट 6 months, ग्रेटर देन 20 इन 1 year, एंड ग्रेटर देन 5 kg इन लास्ट 3 months। लेट सपोज 70 kg का पेशेंट था, और अभी वो 55 का हो गया है 6 महीने की हिस्ट्री में, तो देट विल बी काउंटेड एज सिग्निफिकेंट वेट लॉस। सही है। ठीक ठीक सर, यही। वो यही होता है कि 5% ऑफ योर यूजुअल वेट ओवर द मोर देन 6 मंथ्स में, लेस देन 6 मंथ्स में। ठीक है, 5% आपका वेट जो है वो लेस देन 6 मंथ्स में अगर वो कम हो जाए तो वो सिग्निफिकेंट में आ जाता है। ठीक है। और सर टेन इंटेंशनल परसेंट एंड। नहीं होता? 10% इन 6 मंथ्स और 5% इन डॉक्टर थ्री अब्दुल रब, मंथ्स 5% 3 months में है, और सिक्स 10% सिक्स सिक्स मंथ्स में 10%, 1 year में 20। और जैसे आप कह रहे हैं लेस देन 6 months, फिर हम उसको यानी कह सकते हैं, मगर जो वन लाइनर याद रखें ये तो 3 months में 5%। और अगर एक लाइन याद रखें, पिछले 6 महीनों से 10 से ज्यादा kg वेट लॉस हो गया है बस, ठीक है ना, फिर वो उसी का ही मोर देन टेन के पर्सन जी बन। इन 6 मंथ्स, ऐसे जी कर लें। जी। हाँ हाँ। ठीक है। ठीक है, अनइंटेंशनल वेट लॉस और मोर देन 6 kg इन जो है। अच्छा, ये जो है एक चीज़ है, आपने जो है अनइंटेंशनल का लाजमी पूछना है वैसे। मेरा जो जो लॉन्ग केस था उसमें भी उन्होंने पूछा था, मेरे से एग्जामिनर ने डायरेक्ट पूछा कि डिड यू इंक्वायर इफ इट वाज इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, क्योंकि मैं शायद प्रेजेंटेशन में इंटेंशनल या अनइंटेंशनल का वर्ड यूज़ करना भूल गया था। वेट लॉस मैंने मेंशन किया बिल्कुल, लेकिन उसने मैंने वेट लॉस से पहले अनइंटेंशनल बोला नहीं। तो उसने मुझसे उसी वक्त डायरेक्ट सवाल किया, डिड यू इंक्वायर इफ इट वाज इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। तो मैंने शायद इंक्वायर नहीं किया था, लेकिन मैंने उसको बोल दिया कि इट वाज अनइंटेंशनल, और पेशेंट की कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी इतना वेट लॉस करने की। वो सिर्फ वो बेसिकली आपका इंटेंशन का ही होता है, क्योंकि कुछ पेशेंट जो है ड्रग्स भी लेते हैं वेट कम करने की, कुछ जो है सोशल प्रेशर में कम कर रहे हैं, या कुछ डाइटिंग वगैरह जो कर रहे हैं। तो आपने एक बार इंक्वायर ये लाजमी करना है कि वो वेट लॉस उसका जो है वो इंटेंशनल तो नहीं है। आपने सीए लेबल कर दिया, लेकिन वो पता चले वो तो शादी की तैयारी में वेट लॉस कर रहा था, तो आपने अनइंटेंशनल मेंशन करना लाजमी है। ठीक है। अच्छा, ये इन गाइडलाइंस के बारे में मैं थोड़ा बोल रहा था। थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है, 3 डिफरेंसेस हैं। एक तो पैरामीटर्स चेंज है, दूसरा इनकी जो है जो
जो पेरेंटल न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन बिगिन करने की गाइडलाइन है वो चेंज है। यूरोपियन जो है वो 2 दिन में शुरू करते हैं, और अमेरिकन जो है वो 8 दिन के बाद शुरू करते हैं। और तीसरा जो है हमारे पास उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो है वो चेंज है। यूरोपियन सोसाइटी बोलती है कि एवरेज पर्सन की 2 to 2.5 ग्राम की रिक्वायरमेंट है, और जो यूरोपियन सोसाइटी है वो बोलती है कि 1.5, जो 1.2 to 2 हमने कहा था, 1.5 एवरेज रिक्वायरमेंट है बॉडी की फैट की, सॉरी प्रोटीन की। तो ये कुछ डिफरेंसेस कभी कभी वो एस्पिन और स्पिन पे पूछ लेते हैं। नेक्स्ट फिर हमारे पास आते हैं ईकॉग स्टेटस। तो डॉक्टर राजा, ईकॉग स्टेटस क्या होता है पेशेंट का? सर उसका परफॉर्मेंस स्टेटस बताना होता है इकॉग में सर। जी जी, क्या होता है उसमें, कौन से कितने ग्रेड्स होते हैं? सर 5 ग्रेड्स होते हैं, 0 से शायद शुरू होता है 5 तक। ठीक है, 0 से शुरू होता है। 0 क्या होता है कि फुली एक्टिव। नेक्स्ट आगे फुली बताते एक्टिव। जाएं। सर 0 इज फुली एक्टिव, मतलब नॉर्मल जो एक्सरसाइज सब कुछ कर सकता है। ठीक है। एंड और उसके अलावा सर जैसे 1 है कोई हार्ड वर्क जैसे एक्सटर्नल एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर सकता। और 2 जो है वो जैसे कि अपना सेल्फ चीज़ें मतलब कर सकता है, वॉशरूम वगैरह जाना ये चीज़ें। और 3 ऐसे ही सर, आज से 5 तक तो वो मोरिबाइंड हो जाता है। ऐसे ही याद किया तो सही से याद नहीं। ठीक है। सर तो मैं नेक्स्ट। इसमें ऐड ऑन कर दूं। जी जी, बता दें। इसमें ऐसे है कि जीरो जो है फुली एक्टिव होता है, नॉर्मल लाइफ गुजार रहा है। वन में जो है अनेबल टू डू हार्ड वर्क, कोई हार्ड वर्क स्टूडेंट एक्सरसाइज नहीं कर सकता। टू के अंदर जो है सेल्फ केयर कर रहा है, पर एक्टिविटीज जो है ग्रेटर देन 50% है। और टू के अंदर जो है लिमिटेड सेल्फ केयर है। और थ्री में जो है वो अपना बेड बाउंड है। और फोर के अंदर जो है वो पेशेंट जो है सीवियरली कोमा के अंदर है। फोर तक होते हैं, जीरो से फोर तक इसलिए होता है, 0 1 2 3 4। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। 5 तक होते हैं बेसिकली। 0 जो है वो आपका फुली एक्टिव है। ठीक है। और 1 जो है रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी है, लेकिन जो है वो फिजिकल स्ट्रेनस एक्टिविटी जो है, वो एक्सरसाइज जैसे हैवी एक्सरसाइज हो गया वो नहीं कर पाता, लेकिन हाई हाउस वर्क ऑफिस वर्क ये सारी कर लेता है 1 में। फिर 2 में जो है एम्बुलेटरी है, मतलब मूव कर सकता है, कैपेबल है सेल्फ केयर का, अपना केयर खुद रख सकता है। लेकिन 50% ऑफ द डे, इसमें परसेंटेज आ जाती है फिर 2 और 3 में, 50% ऑफ द डे जो है वो लेटा रहता है, ठीक है, काम नहीं करता। सॉरी, 2 में जो है मोर देन 50% वो जो है एक्टिव रहता है। और 3 में जो है लेस देन 50% एक्टिव रहता है। मोस्टली कन्फाइंड टू बेड और चेयर, मोर देन 50% ऑफ द वर्किंग आवर्स। 2 और 3 में ये है। 4 फिर है कि कम्प्लीटली डिसेबल्ड पैरालाइज जो आते हैं हमारे पास, कैन नॉट कैरी सेल्फ केयर, टोटली कन्फाइंड टू बेड और चेयर। और 5 में जो है मॉरिबंड या डेड पेशेंट जो होते हैं, वो 5 में आ गया। ठीक है, ये ईसीओजी स्टेटस जो है आप जब लॉन्ग केस अपना प्रेजेंट करेंगे तो उसमें बताना होता है। ठीक है, स्पेशली इसोफेगस में और सीए में, तो उसमें आपने जो है पेशेंट का ईकॉग स्टेटस बताना होता है। उसके बाद न्यूट्रिशन में एक और चीज़ वो पूछते हैं, रीफीडिंग सिंड्रोम का। रीफीडिंग सिंड्रोम के कोई अगर कुछ बोलना चाहे, व्हाट इज इट और क्यों होता है? जी डॉक्टर मुसद्दिक, रीफीडिंग रीफीडिंग सिंड्रोम। सर इसमें हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, उसकी वजह से वोमिटिंग और वो चीज़ें होती हैं। मेरे ख्याल से रीफीडिंग सिंड्रोम उसमें भी होता है सर, बिलरोथ जो करते हैं 1 में, और उसमें भी रीफीडिंग सिंड्रोम होता है। अर्ली डंपिंग और लेट डंपिंग जो है। वो सर डंपिंग सिंड्रोम है। इसमें वो डंपिंग पेशेंट जो है अर्ली और लेट डंपिंग या बात करें वो अलग है। रीफीडिंग रीफीडिंग सिंड्रोम कुछ और परमानेंट है। अगर परमानेंट अगर एंट्यूर है और उसको ऑल ऑफ सडन आप यस यस, आई गॉट इट Yes, सर। इसमें yes, sir, रीफीडिंग yes. में ये होता है कि जब हम दोबारा फीडिंग स्टार्ट करते हैं तो इसमें फॉस्फेट जो है उसके कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से ये होता है। सर सही क्लिक कर रहा हूँ इसके अंदर। जी जी जी, फॉस सही बोल रहे हैं। ठीक है, मेल मैं आपको बता नरिश्ड देता हूँ। पेशेंट जो है वो क्विकली न्यूट्रिशन लेते हैं। क्या लेते हैं? मेल नरिश्ड पेशेंट जो होते हैं उनको क्विकली न्यूट्रिशन दोबारा शुरू किया जाता है, तो दे कॉज मोर हार्म टू द पेशेंट। आई थिंक दैट जी इज। जी, ठीक है, कैसे सही है। बस इम्बैलेंस। यही आपने थोड़ा सा जो है अपनी वर्डिंग को इम्प्रूव करना है, पता सबको है, ठीक है। बेसिकली रीफीडिंग सिंड्रोम आपने डेफिनेशन वहाँ पे प्रॉपर जो बतानी है, इट इज अ मेटाबॉलिक एंड क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशन दैट अकर्स आफ्टर रैपिड रीफीडिंग
आफ्टर प्रोलॉन्ग malnourished स्टेटस, ठीक है, या प्रोलॉन्ग एनपीओ, उसके बाद जब रीफीडिंग रैपिडली आप करें तो उसमें मेटाबॉलिक और क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशन, इट इज द मेटाबॉलिक एंड क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशंस दैट अकर इन पेशेंट आफ्टर रैपिड रीफीडिंग आफ्टर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ मेल नरिशमेंट। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से पेशेंट्स आ जाते हैं हमारे पास? अल्कोहलिक्स हैं, एनोरेक्सिया नर्वोजा के पेशेंट हैं, स्टारवेशन के पेशेंट हैं, या बैरिएट्रिक सर्जरी वाले भी होते हैं प्रोलॉन्ग्ड एनपीओ के बाद। अच्छा, ये होता क्यों है बेसिकली, इसका मैकेनिज्म किसी को पता है? सर इसमें इंसुलिन ट्रिगर होता है, रश होता है इंसुलिन का। सर हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से फॉस्फेट, पोटेशियम और मैग्नीशियम सर्टेन ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो अ, इनके इम्बैलेंस होता है, इसकी वजह से वो होता है। ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली इंसुलिन की वजह से ही होता है, जो उन्होंने बोला सही बोला। बेसिकली ये होता ही है कि प्रोलॉन्ग्ड स्टेटस ऑफ स्टारवेशन में इंसुलिन लेवल्स कम हो जाती हैं बॉडी की। बिल्कुल, इंसुलिन जो है वो स्टारवेशन में बहुत कम हो जाता है, क्योंकि ये बिल्डअप का हार्मोन है। ये जो है स्टारवेशन में इतना रिलीज नहीं होता। तो प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन में प्रोलॉन्ग लो इंसुलिन लेवल्स बॉडी में रहती हैं, और फिर जैसे ही एकदम से उसको रीफीडिंग होती है तो इंसुलिन का एक सर्ज होता है। ठीक है, एकदम से उसको ग्लूकोज बहुत आ गया, या उसको जैसे ही न्यूट्रिशन ज्यादा गई कोई भी, सॉरी, तो उसमें इंसुलिन का एक सर्ज आएगा। और इंसुलिन, एज ए रिजल्ट, इंसुलिन जैसे ग्लूकोज को अंदर लेके जाएगा सेल्स में, तो उसके साथ साथ को ट्रांसपोर्ट में अपने कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी ले जाएगा। जैसे हम कॉकटेल देते हैं पोटेशियम में, हाइपरकेलेमिया में, तो उसका भी यही मकसद होता है कि इंसुलिन और जो ग्लूकोज है वो अपने साथ पोटेशियम को भी सेल्स के अंदर ले जाएं। तो एग्जैक्टली वही मैकेनिज्म यहाँ पे भी है। बेसिकली इंसुलिन की सर्ज की वजह से जैसे ही ग्लूकोज अंदर जाता है तो उसके साथ पोटेशियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट भी जो है आपके जो है वो अंदर चले जाते हैं। तो एज अ रिजल्ट मेटाबॉलिक आपको फिर एबनॉर्मेलिटीज और कॉम्प्लिकेशंस उसकी शुरू हो जाती हैं। जैसे एरिथमिया शुरू हो गई है पोटेशियम की वजह से, या मैग्नीशियम और उसकी वजह से वीकनेस होती है, फिर कंफ्यूजन होता है। तो उसमें क्लिनिकल फीचर्स में यही इलेक्ट्रोलाइट्स की चीजें हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट जैसे पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, फॉस्फेट है, तीनों की। फिर हाइपोकैलेमिया, वीकनेस, हाइपोमैग्नीशियमिया। वीकनेस है, एरिथमियाज हैं, कंफ्यूजन है, डिलीरियम है, और इवेंचुअली सीजर्स पे भी आ जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट वो रीफीडिंग को आपसे थोड़ा सा मैनेजमेंट और इन्वेस्टिगेशंस का पूछेंगे। इसकी इन्वेस्टिगेशंस में वही चीजें हैं, अगेन आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो उसमें आपने यही चीजें फिर चेक करनी है। इलेक्ट्रोलाइट की आपने मॉनिटरिंग करनी है, पोटेशियम लेवल्स कराने हैं, मैग्नीशियम लेवल्स कराने हैं, फॉस्फेट लेवल्स कराने हैं, और ईसीजी करानी है। जैसे एरिथमियाज हो रहे हैं या पोटेशियम की वजह से, तो आपने ईसीजी करानी है। तो ये आपका क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आपके पास इन्वेस्टिगेशन भी आ जाएंगी साथ में। और फिर आपकी ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट उसकी वही है कि यू बेसिकली स्टार्ट स्लो, 10 किलो कैलोरी पर ग्राम पर डे के स्टार्ट के हिसाब से स्टार्ट करते हैं, और ग्रेजुअली आहिस्ते आहिस्ते इंक्रीज करते जाते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट्स को मॉनिटर करते हैं और रिप्लेस करते हैं, और वाइटल्स को मॉनिटर करते हैं पोटेशियम की वजह से। ठीक है, तो ये रीफीडिंग सिंड्रोम पे कभी कभी वो पूछ लेते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, न्यूट्रिशन के बारे में मेरे ख्याल में इतना बहुत है, यही चीज़ें अगर आपको थोड़ी सी याद रह जाए। नेक्स्ट हमारे पास स्टेशन है इसका, एक डॉक्टर मुसद्दिक ये पढ़े सिनेरियो वाला। 60 एक मिनट। 68-year-old diabetic female present with the tingling and numbness in her thumb and index for 6 months, especially exaggerated at night. On examination, her thenar eminence appear wasted. What is your most probably diagnosis? My most Thoracic probably outlet syndrome. carpal tunnel syndrome. The most probable diagnosis is कार्पल टनल। कार्पल carpal टनल, नॉट thoracic आउटलेट, कार्पल टनल सिंड्रोम। carpal tunnel syndrome. ठीक है, जो एक इसमें आपके पास क्लू है, दोनों के थोड़े सिमिलर होते हैं। ठीक है, कार्पल टनल में भी ये होता है, और जो आपके क्या कहते हैं, सर्वाइकल रिब का कुछ लोग थोरेसिक आउटलेट का बोल रहे थे, उसमें भी मसल वेस्टिंग और ये सारी चीजें, टिंगलिंग वगैरह होती है। लेकिन उसमें जो है स्पेशली एग्जेजरेटेड एट नाइट जो है ना, ये आपके पास क्लू है। ये आप अगर वहां पे आ जाए तो आपका ये कार्पल टनल की तरफ जाएगा। जो सर्वाइकल रिब के होते हैं उनकी एग्जेजरेशन होती है विथ ओवरहेड एबडक्शन ऑफ आर्म, या फिर स्ट्रेनस वर्क करने से, और उसमें जो है फिर सिम्टम्स एग्जेजरेट होते हैं। ठीक है, सो दिस इज कार्पल टनल सिंड्रोम। उसके बाद अच्छा, दूसरी ये कि कार्पल टनल का जो आपके पास सिंड्रोम होगा मोस्टली उसमें पेशेंट फीमेल होगा, फीमेल होगी,